और दैट इज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, ठीक है, वन मोल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, वन मोल कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंथैल्पी में मोल में आ जाएगा क्या? आ तो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ बॉन्ड लेंथ, It is defined as the distance between nuclei of two bonded atoms at equilibrium. हाँ ठीक है, ये बात सही है। अब देखो, नाउ यहाँ पर हम लोगों ने ये बात देख ली थी कि कोवेलेंट रेडियस तो पता चल गया था, द वांडर वॉल रेडियस। वैसे ये बात हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बताई गई तो पढ़ेंगे। वांडर वॉल रेडियस, what is van der Waal radius? The van der Waal radius represent the overall size of atom. The van der Waal, W capital है, the van der Waals radius represent the overall size of atom which includes its valence shell in a non bonded situation. ये क्या कहता है, रेडियस इज ओवरऑल साइज बोलना तो ठीक नहीं है, साइज तो पूरा डायमीटर को लिया जाता है। सो ओवरऑल रेडियस बोल दें तो वो ज़्यादा ठीक है मेरे ख्याल से। साइज में अब पहले वो, वैसे तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में हाइड्रोजन एटम के साइज को रेडियस ही बोला गया है, लेकिन क्या साइज किसी चीज़ का रेडियस हो सकता है? सो ओवरऑल रेडियस ऑफ रेडियस ही बोल देना ठीक है, एटम which includes its valence shell, its valence shell in a non bonded state, non बॉन्डेड स्टेट। इसको दूसरी तरीके से भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि 12th की बुक में एक और भी तरीका दिया है कि van der Waal radius is half of internuclear distance between non-bonded atoms, two homonuclear non-bonded atom in they at their closest approach. So van der Waal radius क्या हो जाएगा, wander फिर walls अलग से लिखा जाएगा, radius is half of internuclear distance between non-bonded homonuclear atom। होमोन्यूक्लियर आएंगे तभी तो हाफ करोगी, HCl में थोड़ी ना हाफ कर दोगी। होमोन्यूक्लियर एटम एट द टाइम ऑफ their closest approach। जैसे कि मैं ये बात कहूँ कि ये Cl2 है और ये Cl2 है, तो ये दो जो Cl2 पास पास आ गए, तो ये यहाँ से अब ये लौट जाएंगे और ये यहाँ से लौट जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही पास नहीं आ सकते। ये तो एक तरीके का इलास्टिक कोलिजन है जो एट ए डिस्टेंस कोलिजन। इस कोलिजन को क्या कहते हैं, एट ए डिस्टेंस कोलिजन। टक्कर नहीं होती एक्चुअली, ये थोड़े दूर से ही लौट जाते हैं, फिर भी इसे कोलिजन कंसीडर किया जाता है। तो इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस का हम क्या कर दें, क्या हाफ कर दें? क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, क्योंकि यहाँ से ये लौट जाएगा, यहाँ से ये लौट जाएगा, तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे ज़्यादा तो पास नहीं आ सकते, और इसका हाफ कर दें तो ये जो रेडियस होगा ये क्या कहलाएगा? अगर ये भी ए एटम है, ये A2 है और ये A2 है, तो ये जो चीज़ है ये क्या आरे नहीं कहलाएगी? और क्या ये चीज़ आरे नहीं कहलाएगी? ये है। सो हियर आरे इज द van der Waal रेडियस। तो यहाँ पर ये हेटेरोन्यूक्लियर जैसे Cl2 का कर दिया जाए,
और जबकि इसी में अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो यहाँ से नीचे के उसमें बना हुआ है फिगर, आप देख लो, तो आपकी बुक में बना हुआ है 4.2। तो यहाँ से अगर इसके बीच की बात करें तो ये भी आर होगा, लेकिन ये कौन सा आर होगा? क्या ये कोवेलेंट रेडियस होगा? हमने बताया था कि यहाँ से आप जो है कोर वाला शेल ले लेना जहाँ पर पार्टीशन होता है। समझ में आ गई कि नहीं? वैलेंस शेल ओवरलैप कर रही है और कोर शेल नहीं ओवरलैप कर रही है, यही तो हो रहा है कि नहीं? इसलिए बताया था। तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया। और ये कौन सा हुआ? जिसमें क्लोजेस्ट अप्रोच तक है, ये एक्सेस एक्स्ट्रा ले रहा है सेंटर से, तो ये जो चीज हुई ये वॉन्डर वॉल रेडियस हुई। वॉन्डर एक साथ लिखो, वॉल्स अलग लिखो, वॉल्स रेडियस। चलो, तो वॉन्डर वॉल रेडियस इज 15% मोर देन द एक्चुअल रेडियस, व्हाइल कोवेलेंट रेडियस इज 15% लेसर देन द एक्चुअल रेडियस। तो वॉन्डर वॉल रेडियस के बारे में लिख लें कि वॉन्डर वॉल रेडियस इज 15% मोर देन एक्चुअल रेडियस। और किस में ये कंसीडर किया जाता है? क्योंकि बाकी सब में तो या तो मेटालिक रेडियस होगा, मेटल से मेटालिक रेडियस ले जाएगा। इट इज ठीक है, टेकन फॉर नोबल गैसेस। अगर नोबल गैसेस हैं तो भी हम हीलियम और हीलियम के दो एटम ले लें, और हीलियम और हीलियम के दो एटम में अगर वो पास में आके लौट जाएं, एट ए डिस्टेंस कोलिजन करें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस का हम हाफ कर दें, और हाफ करने पे जो रेडियस मिलेगा वही हीलियम का वॉन्डर वॉल रेडियस होगा। सो दिस इज RHE। समझ में आ गई बात? ऐसे सभी का निकाल लेंगे। सो इन केस ऑफ मेटल मेटेलिक रेडियस इज टेकन, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो भी होता है कोवेलेंट रेडियस इज टेकन, एंड इन केस ऑफ ये नोबल गैसेस वॉन्डर वॉल रेडियस टेकन। इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल के केस में हमने बताया था ना कि टू नेबरहुड कैटायंस के मतलब बीच की जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसका हाफ कर दो। कि लिख दें हम इस चीज को? याद है ना? इन केस ऑफ मेटल्स मेटेलिक रेडियस इज टेकन। बताओ मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन। It is half of the internuclear distance between two electrovalent bonded cations. कौन वैलेंस बॉन्डेड? ये क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब है? Electrovalent. सीधे बोलो, टू नेबरहुड कैटायंस, ठीक है, दैट इज सिचुएटेड एट देयर लैटिस पॉइंट्स, या टू क्लोजेस्ट नेबर कैटायंस, या इमीडिएट नेबर कैटायंस। समझ में आई बात की नहीं? जो उसका इमीडिएट नेबर है उसका हाफ। समझ में आई? नेबरहुड में तो बहुत होते हैं आपके, लेकिन सब क्लोजेस्ट नेबर कौन होगा? इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड bonds covalent radius is taken, रेडियस इज टेकन। सीधी सी बात है कि इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कैटायंस विच आर क्लोजेस्ट नेबर। रिपीट करो। It is half of the internuclear distance between two cations which are closest neighbors. कितना अच्छा बताया। एंड इट इज टेकन इन मेटल्स। इन केस ऑफ नोबल गैसेस वॉन्डर वॉल रेडियस इज टेकन, रेडियस इज टेकन। बस यही बात हमें कहनी है। अब आगे बढ़ जाओ। जैसे कि ये तो बात आपको पता चल गई है, चाहे कोई भी रेडियस लिया जाए तो कि इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर, मान लो इन केस ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल bond length r
इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। जैसे कि इन केस ऑफ एच सी एल तो बॉन्ड लेंथ एच सी एल, यहाँ लिखोगी एच सी एल, इट इज इक्वल्स टू आर एच और प्लस आर सी एल। आर एच कितना है, अगर याद है तो बता दो। 37 हाँ 37 पिकोमीटर। अच्छा सी एल का देख के बता दो क्योंकि कोवेलेंट है ना। 99 ठीक है, तो ये 99 पिकोमीटर हो गया, तो ये हो गया 136 पिकोमीटर, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। इस तरीके से निकालोगी जब भी होगी, ये ऐसे लिखोगी। अच्छा कुछ चीज़ों के बारे में हम और पूछते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये बताओ कि सी सी फिर से पूछते हैं क्योंकि ये एक समराइज करना है मुझे चीज़ों को, और आगे ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिसमिनेटेड है। तो ये बताओ इस पे क्या लिखें, इसकी बॉन्ड लेंथ। 154 पिकोमीटर। यहाँ क्या लिखें, यहाँ पे सी एच पे 114। ठीक है 114 पिकोमीटर, ऐसा समय हो जाएगा। अच्छा सी डबल बॉन्ड सी है, क्योंकि सी की जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सब में मॉडिफाइड होंगी, तो चाहे सिंगल बॉन्ड भी देखना तब भी सी का डबल बॉन्ड ही लेना, क्योंकि हमने पिछली क्लास में रीज़न बता दिया था कि सब हाइब्रिड हो जाती हैं, तीनों हाइब्रिड हैं, मालूम है ना, एक डबल बॉन्ड होता है। तो अब ये बताओ 66.5 लो, 130 हाँ 134 मत लो, 66.5 है आपके आगे की बुक में, आगे के अगले चैप्टर में भी देख लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड में 133 है। हम पेज नंबर बता देंगे, ये इस बुक में तो नहीं दिया होगा, ये बुक तो वो वाली है ना, इन ऑर्गेनिक में देखोगे तो मिलेगा। ये कितना लिखें 133 लिख लो, और दूसरी बुक में 66.5 दिया है रेफरेंस बुक में। समझ में आई बात। अच्छा और बताओ 103.5 पिकोमीटर, ऐसे सभी में हो जाएगा। ये हमने बताया है ईथीन, ये है ईथेन। और एक और बता दो कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच एक ही एच रहेगा, और फिर इसके भी बता दो, ये बताओ 120 पिकोमीटर, ये 97 पिकोमीटर। तो आगे की केमिस्ट्री इस पे डिपेंड करती है, ये तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, ये नहीं याद होनी चाहिए, ये तीन याद होनी चाहिए, 154 133, बहुत सारी केमिस्ट्री इस पे है आगे। अच्छा ये तो आपने बता दिया, मुझे ये बताओ कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हाइड्राजीन, तो एन से एक बॉन्ड बना ले, मतलब जैसे कि ऐसा भी कर सकता है कि, और NH2 हाइड्राजीन, इस केस में क्या होगा N2H4 या NH2 भी बोला जा सकता है, NH2 हाइड्राजीन। बताओ जरा इसका NN का क्या लिखें, वन 48, ठीक है 148 पिकोमीटर। और अगर N2 का लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, वन 110 पिकोमीटर। अच्छा बताया है। अब देखो
जो जरूरी है वही पूछेंगे, सारे नहीं पूछेंगे आपसे। तो CH3COOH। तो मुझे इस बॉन्ड की लेंथ बताओ, यहाँ क्या लिखा है? ध्यान देना ये C डबल बॉन्डेड है। अब इसके सारे बॉन्ड मॉडिफाइड हो गए हैं। बाकी के केस में 24. हाँ ठीक है, मतलब C और O का लिया, O का कितना है 66 और 67 ना, कौन सा लिया है? कैसे 124 ले लिया बताओ, कौन कौन सा लिया है, हमें भी तो पता चले। O का सिंगल वाला लिया होगा और C का डबल। बताओ 133। बाकी के केस में पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ उसी के केस 133 हुआ ना। ये बताओ CO। $124. 57 और 67 कैसे किया? 124। हाँ एक और बताओ, ये देखें आपका इंटेलिजेंस। बताइए। 144 ना, ये चीज़ हो गई। ऐसे ही बाकी का भी किया जा सकता है। कुछ की बॉन्ड लेंथ ऊपर दी हैं, ऊपर के टेबल में देखो 4.3 आपको बना के ही दे दिए हैं। होमोन्यूक्लियर और हीट्रोन्यूक्लियर डाइटोमिक मॉलिक्यूल जो डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, उससे दे दी गई है। उसी से आप नीचे की टेबल तैयार कर सकती हो। तो जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें आपको दी होंगी, तो अगर आपको I2 दिया है, I2 का क्या दिया है बताओ? I2 का बॉन्ड लेंथ दिया है कि चलो 267 है, और HI का भी दिया है, ठीक है। तो इसको लिख सकती हो कि बॉन्ड लेंथ I2 इट इज 267। I भी लिख सकती हो, 267 पिकोमीटर। अच्छा, बॉन्ड लेंथ Cl2 वो कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 199। और फिर ये दे रहा है कि बॉन्ड लेंथ HI, तो अगर इसे HI भी दे सकता है तो HI कितना दे रहा है, HI इज इक्वल्स टू दे रहा है 160 तो पिकोमीटर। तो इसे लिखो 160 को, इसको लिखो RH और प्लस RI इज 160, और इसे RI प्लस RI 160 क्या लिखोगी, RI प्लस RI इज इक्वल टू 160, क्योंकि 267 क्या लिखोगी 267। और फिर इन दोनों को क्या कर लो कि ऐसा कुछ करो कि ये चीज़ें इंटू 2 करो। तो इंटू 2 करने से क्या आ जाएगा, क्या 2RH और प्लस 2RI इट इज 320 है ना। और ये क्या है, RI प्लस RI इट इज 267। और अब ये क्या इससे कट गया सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ कितना बचा पता करो 3, और यहाँ कितना बचा, दैट इज एक इधर ले लिया तो 5 है, मतलब 11, 53 बच गया। और 2RH हुआ तो RH कितना हो गया 53/2। कहीं कहीं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है, बट निकाला ऐसे ही जाता है। देखो यहाँ पर अभी कितना है 26 आ गया ना, या कहीं कोई ज़्यादा गड़बड़ी कर दी क्या,
RI 267 है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है, RH 160 है। निकालते ऐसे ही हैं, मतलब आगे जब आपको कभी करना होगा ना तो 2RI इससे कट गया, 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 20, यहाँ 33 आया, तो यही है, ज़्यादा नहीं कर सकते, 37 फ़र्क आ गया है। तो अब और भी केमिस्ट्री होगी जिसकी वजह से आया है, बट निकालते ऐसे ही, समझ में आ गया ना पैटर्न। अब देखो Yes, sir. कि कभी भी ऐसे दिया हो क्वेश्चन में तो ऐसे ही निकालना। अब आती है बात बॉन्ड एंगल की। What does it mean by bond angle? Bond angle means the angle between the orbitals। अभी हमने आपको बताया ना कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, कभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है। जैसे कोई 4 बॉन्ड बना रहा है तो क्या 4 ऑर्बिटल होगी? और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है किसकी जिम्मेदारी है, टर्मिनल एटम की कि सेंट्रल एटम की? तुम्हारे घर में मेहमान आएंगे तो तुम्हें अपना घर संभालना पड़ेगा कि जो आ रहा है उसे अपना घर संभालना है? हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है? Terminal atom. नहीं भाई, टर्मिनल एटम क्यों करेगा, वो तो आ रहा है इसके घर में। तुम जैसे किसी के घर जाओगी तो अपना घर संभाल के जाओगी क्या, कि सेंट्रल एटम करेगा कि इसके घर में 4 लोग आ रहे हैं, 4 कमरा तैयार करो, बोलो ये करेगा कि नहीं? सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एटम टू, थोड़ा सा बता दें, ऑर्बिटल की बात की गई इसलिए बता रहे हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एटम टू डू हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन करें? डाइजेशन टू ऑफर सिमिट्री। वो जो आ रहे हैं उनको क्या सिमिट्री देगा कि सब कमरे एक जैसे हैं? जैसे किसी होटल में जाओ सब कमरे एक जैसे हैं तो खुशी होती है कि नहीं? नहीं तो दूसरे को देखती रहोगी, उसका कमरा तो अच्छा मिल गया, अगल बगल जाओगी तो अच्छा लगेगा आपको। सो टू ऑफर सिमिट्री एंड इक्वल एनर्जी स्टेट, ये चीज वो करता है, एनर्जी स्टेट। और ये कौन करता है? क्या सेंट्रल एटम? टर्मिनल एटम नेवर डू हाइब्रिडाइजेशन। जो किनारे वाले हैं, जो सीमांत परमाणु हैं, वे कभी भी संकरण नहीं करते। टर्मिनल एटम्स नेवर, ठीक है, डू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या ब्लेंडिंग ऑफ ऑर्बिटल? बोलो। Yes, sir. टू मेक सिमिलर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितने ब्लेंड हुए उतने ही बनाने क्या? 4 मिले तो 4 बनाने पड़ेंगे कि नहीं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सिमिट्री विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी स्पेटियल अरेंजमेंट उनका आइडेंटिकल होना चाहिए। समझ में आई कि नहीं? अरेंजमेंट, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये अब मैं 3 केस में बता देता हूँ आपको हाइब्रिडाइजेशन, जिससे आपको पता चल जाए बॉन्ड एंगल क्या है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बता देता हूँ। जरा देखो CH4, तो CH4 में क्या होगा? जो C बीच में है और उसके चारों तरफ कौन है? H। फिर कभी आपके मन में सवाल आएगा कि 1s2 2s2 और 2p2, तो ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके पास तो जगह 2 ही खाली थी, ये 4 कहाँ से आ गए? और d ऑर्बिटल भी नहीं थी, ये सब आ कहाँ से गए? ये मन में तो आ रहा होगा ना आपके। मतलब अगर आएंगे भी तो यहाँ बसा सकते हैं, ये खाली है। हाइड्रोजन इतना अमीर भी नहीं है कि एक दे के कर ले। ये सब चीज़ें मन में आ रही होंगी कि कैसे आ गए। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है।
ग्राउंड स्टेट। फिर अगली स्टेट क्या होगी? एक्साइटेड। तो ये जो चीज होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला जाएगा और ये इधर चला गया। तो ऐसा उसने क्यों किया? क्या 4 ऐसे कमरे तैयार कर लिए 4 मेहमानों के लिए? यस सर। तो अभी तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल है। अगर अभी वो कहे कि आओ तुम लोग आ जाओ, मेरे पास 3p ऑर्बिटल 1 1 वाली है, तो भी कोई आने को तैयार होगा? एक मेहमान कहेगा हमको गोल कमरा दे दिया, ये भी कोई कमरा है? दूसरों के घरों से होकर गुजरना पड़ता है, फिर सफरिंग होती है, तो वो फिर भेदभाव नहीं उत्पन्न होगा जिसके घर से भी जाएगा? बताओ, एक से कहते हैं 2s पे आ जाओ सबका स्वागत है, कोई इसके यहाँ नहीं आएगा। ये तो pz है, इंटर न्यूक्लियर है, इसमें एक है 2px, किसी एक को x मान लो, और 2py, कोई आएगा ही नहीं इसके पास। ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, ये इसकी स्टेट, तो नहीं आएंगे। चारों इकट्ठा हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ठीक ठीक कमरा तैयार कर ले तब तो आए, कर ही नहीं रहे तैयार। तो फिर इसने एक और जुगत लड़ाई, बोला अब हम चारों को ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसने इन चारों को क्या कर ली? ब्लेंडिंग कर ली। और ब्लेंडिंग करने पे 4 एक जैसी ऑर्बिटल बना दी। उनकी सिमेट्री भी एक जैसी है, स्पेटियल अरेंजमेंट भी एक तरह है, और एनर्जी लेवल भी सबका एक तरीके से है। और ऐसा करने के लिए उसने क्या किया कि एक एस के लिए उन सब से कहा कि तुम लोग अपने को डिजनरेट कर लो, अपने को मार दो मेहमानों के हित में, क्योंकि लोग आ रहे हैं, तो अभी तुम लोग अपना अस्तित्व छोड़ दो और तुम सभी लोग मिल कर के ऐसी 4 ऑर्बिटल तैयार करो जो स्पेस में एक जैसा अरेंजमेंट रखें, आप लोगों का शेप भी एक जैसा होना चाहिए और आप दोनों के बीच की स्पेसिंग भी एक जैसी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने ऐसा किया। तो इनमें किसने किसने हिस्सा लिया? क्या 2s1 ने हिस्सा लिया? और ये जो 2p अब 3 हो गई है, चेक कर लो 2p 3 हो गई कि नहीं? तो जब इन लोगों ने 4 जो ऑर्बिटल्स हैं वो मर्ज हुई, डीजनरेट हुई क्या, एंड 4 न्यू हाइब्रिड, और कैसी sp3 नाम दिया जाएगा, क्योंकि 3p की मृत्यु हुई, उन्हीं के नाम से पत्थर लगाए जाएंगे। 4 न्यू हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम। अब यही सेंटर से लेके ये तक इनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, तो सेम लेंथ हो गई, सेम एनर्जी भी हो गई, एंड सेम स्पेटियल अरेंजमेंट भी हो गया। क्या बताएं? आर जनरेटेड। अच्छा, सभी क्या इसमें sp3 हैं? sp3, ये भी sp3 है। तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। और इस चीज को क्या कहा गया? क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिन्होंने वीर गति पाई उनके नाम से कहा गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। अब ये जो 4 बनी हैं, इन लोगों ने मेहमानों से कहा देखो हमने बिल्कुल अपने आप को सजा लिया है, ऐसे तैयार कर लिया है कि हम स्पेस में बिल्कुल इक्वल एनर्जी और लेंथ के साथ खड़े हैं। समझ लो ऐसी बात है कि एक स्फीयर में अगर बीच में एक मोती हो, तो एक यहाँ पे हो, एक यहाँ लगा दो, और फिर एक आगे की ओर, और बिल्कुल 4 सिमेट्री पे बांधो। एक गोले में मोती ऐसा बांधो कि ये जो है ना एक पीछे की ओर धीरे धीरे छोटा होता जाए और ये बड़ा, तो एक पीछे एक आगे, तो ये फॉरवर्ड, और इस तरीके से। तो सबके बीच में एंगल कितना बैठेगा? 109 डिग्री 28 मिनट बैठेगा। ऐसे तो सोचोगे कि अरे ये तो 400 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये कोई प्लेनर एंगल तो नहीं है ना, ये किस तरीके का एंगल है? ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल है तो मतलब सबके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर एक मोती को किसी गोल कमरे में इक्वली बांधोगे तो उनके बीच कितना एंगल आएगा, ये चीज़ है। तो अब ऐसा इसने कर दिया। तो अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं करीब करीब इस तरीके से तैयार इसने कर ली, सभी sp3 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है,
कि ऐसा कि यहाँ पर ये बीच में है, तो इसने एक ऐसी ऑर्बिटल बना ली अलग अलग दिशाओं में। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट कि यानी ये कहा जा सकता है ये टेट्राहीड्रल है। फिर से देखो किस तरीके से टेट्राहीड्रल कहें कि इनके सेंटर में कार्बन है और कार्बन ने एक ऑर्बिटल इधर बनाई, एक ऑर्बिटल इधर बनाई, एक ऑर्बिटल इधर बनाई और एक ऊपर। समझ में आ गई बात? ये है सी। और इसमें 4 फेस जनरेट हो गए, मतलब ये कह सकती हो कि ये एक फेस है कि नहीं? एक इसका फेस। ऐसे दूसरी तरफ फेस ले लो, ये कैसा हुआ? क्या दूसरा फेस? ऐसे सबसे नीचे भी एक फेस होगा, तो 4 फेज हैं। मतलब बेस ऐसा, लेकिन बेस पे कोई नहीं है, सी बीच में है, तो सी ने एक ऑर्बिटल इधर दी, एक ऑर्बिटल इधर दी और एक ऑर्बिटल किधर दी और एक ऊपर रख दी, ऐसा। ये सी है। और फिर इन लोगों ने क्या किया, अब इन सभी जगहों पर कुछ अगर आप ऐसे देखो तो ये थोड़ी देर के लिए आप इसे डॉटेड रखो, ये कुछ भी नहीं है, ये बनाने की कोशिश की गई है एक टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी ऑर्बिटल देखो, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल। समझ में आ गई? 4 ऑर्बिटल कि एक ऊपर भी है ना, तो 4 ऑर्बिटल हैं। अब इन चारों ऑर्बिटल में कौन कौन आ जाएगा? क्या H आ जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा H और यहाँ। अब इसको ढक दो एक पॉलीथीन से कि भाई ये सब एक एटम बन गया, जरा हम देखें कि किसका क्या स्पेस है। तो जब ये चीजें ढक दी जाएंगी, ये तो सेंटर है, इसको भी ऐसे ढको, तो ये एक सरफेस बनी कि नहीं? एक बॉटम की सरफेस बनी। और बॉटम अगर ट्राइगोनल है तो क्या 3 उससे वो नहीं निकलेंगे? बॉटम अगर ट्राइगोनल है तो उससे ऊपर में 3 निकलेंगे ये। लेकिन इनमें सी किसी भी टर्मिनल एटम पे है कि सब जगह H ही H है? सी तो कहीं बीच में पड़ा है, बोलो। और सी यहाँ पर एक इसको दे रहा है कि चलो तुमको एक दे दिया ऑर्बिटल, और इससे क्या कह रहा है कि तुम भी एक ले लो, और फिर इससे क्या कह रहा है तुम भी एक ले लो, और फिर इससे भी। समझ में आ गई बात? तो ये 4 फेज हो गए जैसा यहाँ दिखाया गया। तो इसने 4 वैसी ही बनाई और फिर इनके पास H आ गए, ये फिर ये H आ गया और ये H आ गया, तो ये बन गया CH4। ये क्या बन गया? इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो गया? क्या ये HCH है बॉन्ड एंगल? बोलो। HCH बॉन्ड एंगल कितना हुआ बताइए? 109 डिग्री और 28 मिनट। 28 मिनट लगभग 30 मिनट के बराबर होता है। तो कुछ लोग अप्रोक्सीमेटली इसे 109.5 डिग्री भी कह देते हैं, क्योंकि 30 मिनट से तो हाफ डिग्री बन जाएगा ना। बताओ। अच्छा, इस ऑर्बिटल का क्या नाम हुआ? ये जो इनके बीच साझेदारी हुई H और C, ये बॉन्ड कौन सा हुआ? ये कौन सा बॉन्ड हुआ? यहां से यहां तक पूरा बॉन्ड। क्या ये sp3 S सिग्मा बॉन्ड है? बोलो। क्या ये एंड ऑन ओवरलैपिंग है? एस ने बोला हम भी तुम्हारे, ये जो है एक्सिस पर ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या? एस की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एस क्या उसी में है? एक होता है ऐसे ऐसे होती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पी ऊपर नीचे करता है, बीच में खाली रहता है कि नहीं? पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे करे, पाई बॉन्ड तो बीच में खाली रहेगा, क्योंकि जब पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करते समय बीच में नहीं उनकी डेंसिटी रहती, वो तो ऐसे करते हैं ना। बोलो, बीच में रहेगी क्या डेंसिटी? तो ये पाई बॉन्ड में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नोड रहती है, वहां कुछ नहीं रहता है। सो इन नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये चीज हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि ये सिग्मा बॉन्ड है, और क्या पता चल गया? HCH बॉन्ड एंगल भी पता चल गया। बताइए।
ऐसी बात जब आपको पता चल गई है तो अब हम बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट डज इट मीन बाय बॉन्ड एंगल? तो that is, what is bond angle? It is defined as the angle between the orbitals. Concept of orbital का आ गया ना. Bond angles, it is defined as the angle between the orbitals containing bonded electron pair, containing bonded electron pair, bonded electron pair around the central atom in molecule, around the central atom in molecule. जरा फिर से समझो. मान लीजिए ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन में भी सब कुछ है. अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. बोलो. और ये H है, तो H ने इससे बॉन्ड बनाया और इसने इससे बनाया. क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है? बोलो, बताइए. Yes, sir. और ये क्या है? नॉन बॉन्डेड, ये लोन पेयर है. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पेयर. तो इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम. फिर से पढ़ो. इट इज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स containing bonded electron pair around the central atom. तो bonded electron pair के बीच में एंगल लिया गया क्या? It is the angle containing bonded electron pair. किसके किसके बीच एंगल? It is the angle containing bonded, और ये कितना है? 104.5 डिग्री. समझ में आई बात की नहीं? बताओ. Yes, sir. भाई आपके मन में सवाल आ रहा था, वहां तो 109 बताया और यहाँ 105 बता दिया, 4.5. ये फर्क क्यों? आपके मन में ये बिल्कुल सही बात आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन 1s2 है और 2s2 है. 2p क्या है? Four. अच्छा, तो बाकी तो आपका ये सब ठीक है कि चलो ये 4 है, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, सही है. और इसे जरूरत भी क्या है? ऐसा मन में नहीं आ रहा होगा. इसे क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन की? तो ऐसे ही 2 ले लेगा. बताओ. हाँ, Yes, sir. अच्छा मान लो ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे. थोड़ा सा पी बाहर निकला हुआ है, इससे थोड़ा सा निकाला है मैंने. अच्छा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एस में भी 2 घूम रहा है. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं. इनमें मानो को खुशी होगी कि दुख होगा अगर ऐसे रख दिया जाए. बीच बीच में से एच भी जा रहा है घूम घूम के. उसको भी तो घूमना है ना चारों तरफ. इनके कमरों के बीच बीच से जा रहा है. तो बताओ, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ तो बताओ. No, sir. नहीं अच्छा लगेगा. तो इस तरीके से जो सेंट्रल एटम है उसका हमेशा फर्ज होता है कि वो हाइब्रिडाइजेशन करे. बिना हाइब्रिडाइजेशन के वो मेहमान को बुला ही नहीं सकता. तो अब ये क्या करेगा? इन सब से कहेगा, भले ही हर compound में होगा. हर कंपाउंड में कम से कम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए. 2 हैं तो टर्मिनल है, 2 में नहीं होगा, H2 में नहीं होगा, N2 में नहीं होगा, लेकिन 3 हो गए तो हो जाएगा, हर एक में होगा. ये कहेगा देखो 2 लोग आने वाले हैं और कमरे तैयार करो. तो ये क्या इसकी ग्राउंड स्टेट है? Yes, sir. अब ये इन सब से कहेगा चारों लोग मिल जाओ, जितने जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर देंगे. मेहमानों को सिमेट्री चाहिए, तुम चारों मिल जाओ. तो ये जरूरी नहीं है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. इन्होंने कहा ठीक है, हम मिलने को तैयार हैं. तो इससे क्या होगा कि जो एक एस की थी, देखो 2s2 है,
उसने कहा हम 2 इलेक्ट्रॉन लेके मिल रहे हैं, भले इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है। एक पी आ गया, बोला हम भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके मिल रहे हैं। बाकी 2 आ गई, बोले हमारे पास एक है लेकिन हम मिलने को तैयार हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है तो मिलने को हम तैयार हैं। तो ये चारों मिल गए, और इन चारों ने मिलके एक एस का मतलब 25% एस करेक्टर, बताओ, और 4 बन गए। और चारों में 2 के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन रह गए, और इनके पास 1-1 रह गए। तो क्या ये अब एक ऐसा है 3 पी हैं, तो इससे इसके बनने को क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे? अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और हर ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि अभी 4 ऑर्बिटल बन गई ना। क्या ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मीथेन के केस में हुआ था? तो एक बिल्कुल ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया, एक ऐसा आ गया, और एक ऐसा आ गया। यानी है ये दोनों एक प्लेन में रख लो, एक आगे रख लो, एक पीछे रख लो, है मतलब प्लेन में ही है। जैसे नीचे 3 उंगली ना हो और उसके ऊपर एक खड़ा हो। समझ में आई बात कि नहीं? कि करके दिखाएं, समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे है, यानी अब इन सब से कह दिया तुम लोगों का स्वागत है, हमने बिल्कुल 4 ऑर्बिटल बना दिए हैं। तो इन पे हाइड्रोजन आ गया, बोला अच्छी बात है हम आ जाते हैं, आपने बिल्कुल हमारे लिए घर तैयार कर दिया। लेकिन जब कभी भी किसी से बॉन्डिंग की जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर से दूर जाके बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन आए ना, कभी कभी ये भी बाहर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ा मॉलिक्यूल में आगे पीछे होता है ना। और ये तो बड़े कंफर्टेबल है, इनको तो कोई खींच नहीं रहा, तो क्या ये डीपली पेनिट्रेटेड हो जाएंगे? बताओ। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो डीपली पेनिट्रेटेड हो जाएंगे, उनको तो कोई नहीं खींच रहा है, तो डीपली पेनिट्रेटेड। और ये अपनी ऑर्बिटल को बल्कि थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे। तो ये जो छोटा छोटा कर लेंगे तो ये अब छोटी हो गई ऑर्बिटल, थी एक जैसी लेकिन बड़ी होगी भी, तब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पास में, होने दो बड़ी, हमें क्या करना है। और दूसरा ये है, इसने भी कह दिया हम भी पास ही रहेंगे, हमें कौन सा किसी से करना है। ये जो थे इन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग की, एक इसकी बॉन्डिंग H से और एक इसकी बॉन्डिंग, है सभी वही बॉन्डिंग की, लेकिन ये पास रहे, दूर नहीं रहे। अच्छा, जब पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जो दूर वाले उनको रिपेल करेंगे, क्या कहेंगे, तुम दूर हटो, भागो यहाँ से, क्योंकि इन जब ये पास आएंगे तो क्या इनके बीच रिपल्सन बढ़ेगा? कोई चीज पास आती है तो इन इलेक्ट्रॉनों और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा तो क्या इसको नहीं दबाएंगे, कहेंगे तुम लोग और दबो थोड़ा, हमें जगह नहीं मिल रही, हम लोग पास पास हैं, इसे ही रिपल्सन है। तो क्या ये एंगल छोटा होकर के 104.5 डिग्री नहीं हो जाएगा? होना भाई आपके मन में यही तो सवाल था कि 109.5 होना चाहिए, क्यों कम हो गया जबकि हाइब्रिडाइजेशन वही है? बोलो। तो मतलब आप ये समझ रही हैं कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है क्योंकि वो सबसे दूर होते हैं ना। बोलो। यानी सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन, क्योंकि ये पास आएगा तो कभी ये पास आएगा तो रिपेल करेगा, ये तो रिपेल करेगा ही करेगा, ये भी कभी ऑसिलेट होते पास आ जाएगा तो रिपेल होगा, लेकिन इन सब में बड़ा दूर है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है? इनमें भी रिपल्शन है। ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्शन इनमें, फिर इसमें भी रिपल्शन। और सबसे कमजोर कौन है? जो चीज सेंटर से दूर है इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत दूर है ना, वो थोड़ा पास आ भी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत है क्या पास आने में? बताओ। तो इस तरीके से रिपल्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका है? लोन पेयर। बात समझ में आ गई? अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या है? इट इज, बॉन्ड एंगल पे आओ, इट इज डिफाइंड एज द एंगल
बिटवीन ऑर्बिटल्स, किसके किसके बीच में? इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। यही है, एक बार रिपीट करो। इट इज द एंगल, रिपीट करो। It is the angle between the orbital containing bonded पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, atom, pair of electron, हाँ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, atom. फिर से बोलो। It is the angle between orbital containing bonding electron pair around the central atom. देख लो एग्जैक्टली वही बोला है बात कि नहीं? चलो, अब आपने हमें बॉन्ड एंगल बता दिया, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दो एच है, एक थोड़ा सा आगे एच बना लो, ये वेज एंड डैश फार्मूला कहलाता है, एक पीछे, इससे एक 3D का फील आता है ना? कैसा फार्मूला कहलाता है? वेज, ये वेज है, इसको क्या कहते हैं? वेज। और ये क्या है? डैश। ये स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। किसी चीज का 3D स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये HCH बॉन्ड एंगल कितना है बताओ? 190. हाँ, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109। सारे HCH में यही एंगल होगा। सारे HCH में एंगल नहीं होगा। अब जैसे ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब इसी मॉलिक्यूल में, हाँ, इसी मॉलिक्यूल में सब में यही होगा, ये सब में यही होगा। 109.5 डिग्री, ये बात समझ में आई? और फिर HOH में, HOH में बताया ना आपको, क्योंकि लोन पेयर ने इनको धक्का दिया, बोला तुम लोग दबो, हम पास आ गए, हमारे बीच रिपल्सन है, तो कितना हो गया? 104.5 डिग्री हो गया। लेकिन अगर आप सोचेंगी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आओ, पेज नंबर 112 में, 112 में आई? बताओ। yes sir, अच्छा, वहाँ NH3 है। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ 107 क्यों है बात कि नहीं? तो अब NH3, इन NH3 में क्या होगा? N क्या होता है? क्या 1s2 2s2 और 2p3 होता है? क्या इसको 3 मेहमान बुलाने हैं? तो ये क्या करेगा? ये तो मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट बता दी। अच्छा, अगली स्टेट बताओ क्या करेगा ये? बताओ। इसके बाद ये कहेगा चारों से कि चारों मर्ज कर जाओ, और हमें बुलाना है क्योंकि हमें सिमेट्री देनी है। और एस वाला घूमता रहेगा तो क्या किसी को पसंद आएगा? सबके कमरे के बीच बीच से घूमता रहेगा, बोलो। sir. तो क्या ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई? अब फिर से मैं वो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बगल वाला, वो तो समझ में आ गया ना आपको? yes sir, चलो, अगर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई तो एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, और एक पीछे की तरफ कहीं बनी होगी, जो कि हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, वेज एंड डैश से समझा जा सकता है। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इस पे कौन आ गया बताओ? H आ गया क्या? बोलो। yes sir. और ये बीच में N है, तो इसमें HNH बॉन्ड एंगल की बात है। क्या ये डीपली पेनिट्रेटेड हो जाएगा? ये ज्यादा यहाँ रहेगा क्या? वहां नहीं रहेगा, यहीं आ जाएगा अंदर की ओर, बोलो। क्या ये लोन पेयर है? yes sir, क्या अब ये सबको धक्का देना शुरू करेगा, नीचे वालों को? इन तीनों को बोलेगा तुम और दबो, 3 है, कहेगा दबो जरा जरा, हम पास आ गए। ऊपर वाला है ना ये, यहाँ पे,
तो इनको ये पास आ गया तो सबको थोड़ा थोड़ा दबाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. लेकिन ज्यादा नहीं दबा पाएगा क्योंकि O2 में H2O में 2 थे लोन पेयर और यहाँ कितने हैं, एक. दिखाऊं आपको H2 में 2 थे कि याद आ रहा है, 2 थे, Yes, sir. देख लो यहाँ पे 2 हैं ऊपर, फिगर में देख लो ऑर्बिटल डायग्राम में, और यहाँ एक है, तो ज्यादा दबाएगा कि कम, तो कितना दबाएगा, कम. क्या सिर्फ ये 107 ही कर पाएगा, और वहां उसने कितना दबा दिया था 104.5, ऊपर ही देख लो, ज्यादा पीछे क्यों जाना, नीचे ही देखो, उसी के ठीक नीचे H2O बना है, दिख रहा है। Yes, sir. तो आप समझ गई ना कि बॉन्ड एंगल कैसे बदल जाता है, तो ये चीज है, लोन पेयर ने रिपल्शन कर दिया। तो हमें इन सब से क्या लेना देना कि कितना दबा कितना, हमें तो बॉन्ड एंगल समझना है। वो आपको समझ में आ गया कि HNH बॉन्ड एंगल क्या है, it is the orbital containing bonded electron around central atom. It is the angle between orbitals containing bonded electron around central atom. है बात कि नहीं? चलो अब आगे की बात करो, अब असली बात पे आते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। कल भी आपने ये बात पूछी थी, तो थोड़ा सा बता दें। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल का यहाँ कोई ऐसा बना नहीं है टेबल, और ना ज़रूरत है, वो आपको खुद ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, अगले पेज पे दिखाया गया है, समझाया गया है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड जिसमें होगा वहीं बॉन्ड एंथैल्पी होगी। इट इज कंसीडर्ड इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये किसमें होता है, इट इज कंसीडर्ड, या टर्म यूज्ड इन covalently bonded molecules and not in electrovalent compound। ये तो बात समझ में आ गई कि नहीं, Yes, sir. वहां बॉन्ड करके कुछ होता ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब जरा देखो, देखो इट इज डिफाइंड एज, ये क्या चीज होती है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। बात आपकी सही है, अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलोगी तो फिर एंथैल्पी कह रहा है, एनर्जी बोल सकती हो आपने, जैसे पहले एनर्जी बोला था ना, और फिर बाद में 1 मोल बोल दो तो सही चलेगा, ठीक है। आगे चल के आपको एंथैल्पी सिखाएगा थर्मोडाइनमिक्स में, तो वहाँ हम देख लेंगे अगला चैप्टर, अभी थर्मोडाइनमिक्स तो आगे आएगा। चेंज इन एंथैल्पी 1 मोल, वहाँ दोनों लिख रहा है, फर्क है, देखो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल, हर एक में वहाँ एंथैल्पी एंथैल्पी लिख रहा है, समझ में आई कि नहीं। तो आगे चैप्टर बदलने से ये भी बदल जाता है, 1 मोल एंथैल्पी भी लिख रहा है, एंथैल्पी चेंज 1 मोल भी लिख रहा है, समझ में आई कि नहीं। तो दोनों चीजें ही सही हैं, अगर आप 1 मोल लिख लोगे डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, बट वो आगे के चैप्टर में है, तो पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता आपको। सो इट इज amount of energy required, amount of energy, या फिर एंथैल्पी भी लिख सकती हो, एंथैल्पी required to break 1 mole of bonds, mole of bonds of a particular type, of a particular type between 2 atoms in gaseous state, between 2 atoms in gaseous state। एक मोल लो, उन्हें गैस में बदलो, सब्लिमेट कर दो, एटोमाइज कर दो, उसके बाद फिर उनके पंखुड़ियों को तोड़ो, पर्टिकुलर टाइप, तो उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मैं H2 लूँ, खैर ये तो गैस में ही होगा, और फिर इसके बाद इसे किस में बदल दूँ, क्या आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ H एटम इन ग्राउंडेड स्टेट,
आइसोलेटेड हो, ग्राउंडेड हो। ऐसा ना हो कि उनके इलेक्ट्रॉन आगे पीछे ऊपर चले जाएं, वो सब नहीं चाहिए। ग्राउंडेड भी होने चाहिए, उतनी एनर्जी जो उनको सेपरेट कर सके, जिसमें हर एटम आइसोलेटेड हो, उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड स्टेट में हो, ठीक है, और गैसियस हो। सो क्या कहा गया, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। तो हमने कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ा? क्या आपने इस चीज को जो H2 गैस था, क्या उसको एटोमाइज कर दिया, और इस वजह से इसे एटोमाइजेशन एंथैल्पी कही जाएगी। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में तोड़ा गया। ये डॉट का क्या मतलब है कि एट 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर, बल्कि स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार ली जाती है, दैट इज मतलब जो होता है 750 mm ऑफ Hg, 760 न लो, 1 बार होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड। क्योंकि अमेरिका मानता नहीं, वहाँ 1 बार है सी के पास, और इसलिए वो, और कहीं का नहीं, हमारे यहाँ 1 atm है, वहाँ 1 बार है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आई बात, कंडीशन। तो ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा हीट करके तब करे तो वो तो बच जाएगा, उसकी कम एनर्जी लगेगी। STP पे करना है सब काम, तब जो हो। और क्या आपने चीज़ों को एटोमाइज कर दिया है, तो इस वजह से इसे एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। और कुछ लोग इसे HH बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि HH बॉन्ड को तोड़ा गया है। तो 435.8 किलो जूल पर मोल हुआ। आप चाहें तो HH भी लिख सकती हैं, HH बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आई बात। अब देखो कि ऐसे ही अगर मान लो सोडियम लें, तो क्या सोडियम को भी एटोमाइज किया जा सकता है? तो सोडियम को किस में बदलना पड़ेगा? क्या उसे गैसियस में बदलना पड़ेगा? सब एटम अलग अलग कर दो, वेपर में उड़ जाए सारे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है जो 118 है, उसमें गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, और लिक्विड में भी हो सकता है। जुपिटर में हाइड्रोजन की नदी है, वहीं प्लूटो में चले जाओ तो हाइड्रोजन के पहाड़ है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस है बात अलग अलग। तो इस तरीके से इसे सब्लिमेशन भी कह सकते हो। अगर सीधा सॉलिड से बदल रहे हो तो सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलने की भी सुविधा दी गई है। और ये किसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी? सोडियम की है क्या? ठीक है, तो सोडियम की एटोमाइजेशन एंथैल्पी हम देख लेते हैं। वैसे तो पीछे दी होगी सब्लिमेशन एंथैल्पी, तो पेज नंबर निकालो। अगर आपको सब्लिमेशन एंथैल्पी चाहिए, सबसे पीछे जाओ और पेज कौन सा निकाल लो जहाँ पे मैंने बताया था कि, ठीक है, पेज नंबर 236, 237, जहाँ सब्लिमेशन दी होगी एटोमाइजेशन, तो देख लेंगे। कंबशन, फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें हैं। सब्लिमेशन एंथैल्पी में कहीं नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर सब्लिमेशन एंथैल्पी निकालनी हो तो हम क्या करें कि किसी चीज़ का एटोमाइजेशन करना है, देन व्हाट शैल आई डू। सो अब देखो कि इस चीज़ को देख लेते हैं, किसी भी चीज़ का है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी चीज़ को एटोमाइज करना है, मेटल को भी किया जा सकता है, वहाँ पे भी एंथैल्पी ही यूज होगी। एटोमाइजेशन सब्लिमेशन एक है, 1 मिनट। सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, तो सोडियम की 108 है, सबकी 108 किलो जूल पर मोल। वैसे 100 डिग्री से कम में, 80 डिग्री में ये मेल्ट हो जाता है, रबर की तरह होता है, काट दो चाकू से, वेपराइज भी कर सकते हैं। आपके गैस का टेम्परेचर है, जो गैस चूल्हा 3000 केल्विन, ये तो 100 पे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे रुबीडियम और सबकी देखोगी तो और कम होती जाएगी, यानी कि मतलब और कमी होती जाएगी। पोटेशियम रुबीडियम के नीचे चलने पे आसानी से कट जाते हैं। सीजियम तो मेल्ट ही है,
क्यों? रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं है क्या? तो क्या इसे आप एटोमाइजेशन एंथैल्पी नहीं कह सकती? क्योंकि चीजों को तो आपने एटोमाइज ही किया है। बोलो। Yes, sir. और अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो आप थर्मोडायनेमिक्स में जाके देख सकती हैं, वहां पर सब्लिमेशन एंथैल्पी जहां वर्ड है वहीं उसे कहा गया है कि इट इज आल्सो एटोमाइजेशन एंथैल्पी। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि इट इज ऑल द सेम, चाहे सब्लिमेशन एंथैल्पी हो चाहे एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो, दैट इज सेम। ओके, तो 165 पेज पर इन्होंने कह दिया है कि वॉट एवर इज द सब्लिमेशन एंथैल्पी दैट इज ओनली द एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब हम आगे देखें कि अगर O2 को किया जाए तो क्या हो। O2 के बॉन्ड तोड़ो, वो गैस है ही, लेकिन जरा STP पे करना ये काम, तभी यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा पाओगे। STP पे काम कर लेना। अब देखो तो O2 में डबल बॉन्ड है, सिंगल नहीं तोड़ना होता है। तो O गैस और प्लस O गैस या 2O गैस भी लिख सकते हो, 2O गैस। अच्छा, फिर इसमें क्या करेंगे कि डेल्टा एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी। एंथैल्पी यहाँ O डबल बॉन्ड O लिख लो, ये लिखना चाहिए। जैसे H डबल बॉन्ड H लिखा है, H सिंगल बॉन्ड, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा ना। तो ये कितना, डबल बॉन्ड तोड़ने में क्या ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या? 498 लगी किलो जूल पर मोल। ये देखो कि मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि होता क्या है ऑक्सीजन के केस में कि 1s2 2s2 और 2p4 है क्या? अच्छा, जो 2p4 है उसका मतलब क्या समझती हो? क्या एक p ऑर्बिटल फुली फिल्ड है? s की तो छोड़ो, s का तो यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन एक फुली फिल्ड है। और O2 है, तो क्या किसी का हाइब्रिडाइजेशन होगा कि दोनों टर्मिनल एटम माने जाएंगे? तो दोनों टर्मिनल एटम माने जाएंगे और एक फुली है, तो एक p ऑर्बिटल पूरी तरीके से फिल्ड है। ये कहता है हम तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, बाकी जिसकी मर्जी ले, हम तो फुली फिल्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बॉन्डिंग है। हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ही नहीं ना, दोनों टर्मिनल है ना। तो एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल p की और एक तीसरी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, px मान लो फुली फिल्ड है, इसकी भी px फुली फिल्ड है। समझ में आया कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रल एटम नहीं है। बोलो। Yes, sir. और ये एक एक वाले हैं, क्या एक ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया? और ये जो px है, 2px को कुछ नहीं करना है, इसकी तो फुली फिल्ड है। लेकिन ये क्या करेगा, कहेगा कि हम आते, और इस तरीके से है 3 बॉन्ड। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जेड एक्सिस में जा रहा है। ये ना सोचो कि इनके बीच में ये पड़ रहा है, पड़ थोड़ी रहा है, वो उसकी अपनी एक्सिस है जेड। ऊपर वाले 2 अंगूठे हैं कि नहीं, उनमें आएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस जेड एक्सिस से क्या लेना देना? बोलो। Yes, sir. एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। फिर जो एक और इलेक्ट्रॉन है उनको भी फुली फिल्ड p ऑर्बिटल होना है, तो y एक्सिस पे करेगा, z एक्सिस फुली फिल्ड है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने 3 एक्सिस ली है, एक ये एक ये एक ये। तो ये जो z एक्सिस को ही हम px ले लें और इस वाले को pz ले लें और ये py ले लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसा है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो ये ऊपर ही नहीं, ये कभी कभी नीचे भी आएंगे, उनको पूरा घर है, कभी भी घूमेंगे, चाहे ऊपर इधर उधर जाए चाहे नीचे, इनका पूरा घर है ना ये। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या ये PP सिग्मा बॉन्ड हुआ? बोलो। और ये क्या है? PP पाइस बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पे क्या है? PY पाई बॉन्ड है, चेक करो, बताओ। Yes, sir.
तो पी वाई का पाई बॉन्ड, लेकिन उससे पहले क्या बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर सिग्मा बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझती हो ना, ये वाली है जहां पर दोनों के न्यूक्लियस है, इसे क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर। तो उस एक्सिस पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाए तो उसे सिग्मा बॉन्ड कह देना, और न पाई जाए, उसके दोनों तरफ पाई जाए तो उसे क्या कह देना? पाई बॉन्ड। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? तो अब दो बॉन्ड तोड़े गए तो क्या 498 किलो जूल एनर्जी नहीं लगेगी पर मोल? जबकि H2 में 435 लगी थी, यहाँ 498 लग गई। लेकिन आप कहेंगे फिर N3 में ये N2 में देखो क्या ट्रिपल बॉन्ड है N2 में, देखो अगला वाला। तो आप कहेंगे 946 क्यों लग रही है? तो N2 का जरा बॉन्ड तोड़ो N2 गैस से और STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको आप N गैस और N गैस में बदल लें तो इसे कहा जाएगा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। चूंकि चीज़ों को आपने एटोमाइज कर दिया है, परमाणुीकृत कर दिया है, तो ये स्टैंडर्ड भी लिखो। और इसकी कितनी एनर्जी हुई? क्या 946 किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। और क्या इसे भी इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि 1s2 2s2 और 2p3 7 है, चेक कर लेना, तो 3 हैं और तीनों को ही अब ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी इसमें कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का तो खैर सवाल ही नहीं है, दोनों टर्मिनल एटम है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, एक ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, सबको ओवरलैप सबसे करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ वैसे हमने पहले आपको बता दी है, लेकिन अब ये कॉन्टेक्स्ट आया है तो फिर से रिवाइज कर ही लेते हैं, नहीं तो बॉन्ड एंथैल्पी की मतलब नहीं समझ में आएगी। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये दोनों यहाँ पे आ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो क्या ये इससे बॉन्डिंग करेगा? पी वाई अच्छा, ये इससे कह देगा हम तुमसे बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ओरिएंटेशन देखा जाता है, पी एक्स पी वाई से थोड़ी ना कर पाएगा। कर लेगा क्या? ये यहाँ है तो ये इससे करेगा क्या? आना जाना है ना दोनों को, तो एक एक्सिस पे होगा तो ही तो होगा, ये इससे करेगा। तो इस ऊपर वाले ने पी वाई से कर लिया, जेड ने जेड से पहले जेड वाला बनेगा इंटरन्यू सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड और फिर ये पाई बॉन्ड। समझ में आ गई बात? बोलो। हाँ, तो अब ये जो चीज है, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो पी जेड सिग्मा बॉन्ड, और कौन कौन से पाई बॉन्ड है? तो इस तरीके से जब 3 बॉन्ड तोड़ोगी तो इतनी एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? चलिए, बॉन्ड एंथैल्पी आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमेशा होमोन्यूक्लियर ही हो, जैसे HCl के केस में कह रहा है कि अगर HCl का बॉन्ड तोड़ा जाए तो क्या होगा कि HCl को पहले गैस लो, जब गैस होता है तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं, ध्यान देना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी डाइल्यूट कर दिया गया, तो इसका नाम क्या होता है? नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड न कह देना इसको, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस व्हाइट फ्यूम होती है, ठीक है। तो इसको अब तोड़ो, क्या इसे H एटोमाइज करोगी, H गैस और Cl गैस, और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी? या एटोमाइजेशन लिख लो और यहाँ H स्टैंडर्ड लिख लो और HCl यहाँ लिख लो, ऐसा लिख देना, बुक में नहीं लिखा है बट लिख देना, थर्मोडाइनेमिक्स में आगे लिखा हुआ है तो हम आपसे लिखवा रहे हैं। 431 किलो जूल पर मोल, ठीक, पर मोल है तो ये हटा दो, पर मोल हो गया, जो हो गया ये HCl की हो गई। ऐसे ही अगर हमें H2O को तोड़ना हो, 1 मोल H2O को तोड़ना हो तो क्या उसमें 2 मोल OH बॉन्ड होंगे? ये 1 मोल है
और मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो एक बॉन्ड OH का ये तोड़ना पड़ेगा और एक बॉन्ड OH का ये, इन दोनों को नहीं तोड़ना पड़ेगा। तो 1 मोल में 2 मोल बॉन्ड है, चेक कर लो, क्योंकि एक एटम में ही 2 बॉन्ड है OH के। बताइए, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है, तुम फूल की एक एक पंखुड़ी तोड़ोगी तो एनर्जी नहीं लगेगी। तो यहाँ तो 2 पंखुड़ी तोड़नी पड़ी, यहाँ ये थोड़ी कि ऐसे ही एक बार तोड़ा तो सब अलग हो गया। एक पंखुड़ी है, एक पंखुड़ी है, तो 2 बार तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 2 मोल बॉन्ड होंगे। 1 मोल H2O कंटेन्स, इसमें क्या है, क्या 2 मोल OH बॉन्ड है? माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मोल O-H बॉन्ड, क्या बोलोगी? 2 मोल O-H बॉन्ड। समझ में आई बात? तो जब ये टूटेगा तो क्या 2H गैस में टूटेगा और एक O गैस में टूटेगा? बताओ। और इस क्रम में जब आप पहला तोड़ोगी तो आपको बहुत मेहनत है, और फिर इसका व्यवस्था क्रम बिगड़ जाएगा, फिर बोलेगा जाओ दूसरा भी ले जाओ। यानी अब अगले पेज 105 के टॉप पे आ जाओ। क्या लिखा है? जब पहला तोड़ोगी तो क्या होगा? मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब एक बार फूल ढीला पड़ जाता है तो दूसरी पंखुड़ियां, आखिरी वाली तो ऐसा लगता है गिरी जाएगी। बोलो। तो H2O गैस है, तो एक H निकाल लिया। एक H निकालने का मतलब क्या OH बॉन्ड तोड़ा है? बताइए। अच्छा, अब इसको लिखो डेल्टा एटोमाइजेशन H, और ये स्टैंडर्ड, और यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट एंथैल्पी। अब यहाँ OH बॉन्ड लिखिए, कहीं ना कहीं तो OH लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट तोड़ा ना। तो उसके लिए कितनी लग गई? 502 किलो जूल पर मोल, के छोटा रहेगा। अब इसके बाद इस OH को पकड़ो और इसमें से भी H निकाल दो और फिर O भी निकल जाएगा। तो इसे डेल्टा एटोमाइजेशन H2 कहो, क्योंकि अब दूसरा OH तोड़ा। लेकिन ऐसा करने में आपको आसानी हुई, 4 काफ़ी आसानी हुई। इस चीज को क्या कहते हैं? मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। व्हेन एनी मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 1 बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, मोर देन 1, एक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर टाइप के क्या सिर्फ एक ही बॉन्ड है कि मोर देन 1 टाइप है? इफ एनी मॉलिक्यूल contains more than 1 bonds of a particular type, then bond enthalpy of that particular type is mean of those all enthalpy bond enthalpies। जरा देखो, अब इनका मीन निकाला जाए तो H2O मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें एक लाइन खींच दें तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ पर भी है, और H2O गैस है तो यहाँ क्या बचेगा? 2H गैस, और यहाँ पे क्या बचा? O गैस बना। और ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या हुई? यानी आप देखें तो यहाँ 2 बॉन्ड एंथैल्पी बन रही हैं OH की, इन सबको जोड़ दो। सो इट इज एटोमाइजेशन कर लिया तो सिर्फ H लिख लो, इट इज एटोमाइजेशन। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 929 किलो जूल पर मोल आया। लेकिन क्या यहाँ पे आपने 2 OH बॉन्ड तोड़ लिए और हमें 1 मोल के लिए ही चाहिए था। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH
बॉन्ड। अच्छा, सब में अलग अलग है, इन H2O लिखना, ऐसा ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि जैसे CH3 में अगर हम OH बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां पे भी वही लगेगा और यहाँ पे भी वही लगेगा OH में। बोलो कि आप सोचें डिफरेंट लगेगा। सब जगह एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है, एक जैसा हैबिटेट नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए सब में अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पी होती है। यहाँ कुछ और लगेगा क्योंकि आसपास का रिपल्सन अलग है ना, और इसलिए आपकी बुक में OH बॉन्ड एंथैल्पी का टेबल दिया नहीं गया। यही देख लो, यहाँ बदल गया, और कहीं होगा तो और नहीं बदल जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या 502 और प्लस 427/2 हो जाएगा, बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 929/2, तो कितना हो जाएगा, क्या 4.5 किलो जूल पर मोल। इतनी बात समझ में आई कि क्या चीज हो गई, ठीक है। यानी कि अगर अलग अलग बॉन्ड तोड़े जाएं तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी अलग अलग होगी कि नहीं। H2 में देखा तो OH की आपने बॉन्ड एंथैल्पी देख ली ना। अब हम देखते हैं कि ऐसा ही सभी में होता है कि, अब आप जरा आ जाओ पेज नंबर 171 पे, निकालो, खुल जाए तो बता देना कि CH4 गैस से, खोल लिया, कि नहीं खुला, सर खोल लिया। तो उसमें CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी देख रही हो कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है CH बॉन्ड की कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको 4 पंखड़ी तोड़नी है। ये तो एसिटिक एसिड हमने दिखाया CH3COOH। अब जरा C मीथेन की देखो, ये तो मैंने सिंपली ऐसे ही बना दिया है, बट है वो ट्राई मतलब टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जैसे होता है ना, sp3 बॉन्डेड। अब ये देखो CH4 में से पहले एक पंखुड़ी अलग करो तो क्या बचेगा बताओ, क्या CH3 बच जाएगा, ठीक है, तो ये चीज बच जाएगा। अब ये H अलग हो गया, H अलग हो गया, तो इसे कह देना ये जो है बॉन्ड एंथैल्पी है, लेकिन CH की है और इसे 1 लिखना, CH की है तो 1 लिख दे। कितना है 427 किलो जूल पर मोल। अब ये CH3 में से एक और पंखड़ी तोड़ोगे क्या, ये बचा ना, अब एक और तोड़ो, एक तोड़ दिए ना, तो क्या होगा, अब कितनी लगेगी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एक और एटम अलग कर लिया, क्या 439। देखो इसकी केमिस्ट्री अलग अलग है, वो हम बताएंगे 439 क्यों, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये सब है। अब देखो CH2 में क्या करो, क्या एक और तोड़ लो, सब स्टैंडर्ड है। वो कितना है 452 किलो जूल पर मोल, और फिर CH बचा तो एक और तोड़ लो क्या, आवाज आ रही है, यस सर। तो ये कितना है 347। आखिरी बहुत आसानी से निकल गया। अच्छा, तो अब मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि अगर आप देखें तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या CH4 गैस गिव्स 4H एटम और C गैस, और यहाँ पर ये भी जो भी होगी डेल्टा एटोमाइजेशन HCH मीन, पहले अभी मीन नहीं है ये, पहले CH की जो भी होगी एटोमाइजेशन, तो ये आएगी एटोमाइजेशन CH, लेकिन वहाँ तो 1 मोल बॉन्ड तोड़े जाते हैं,
तो फिर हमारी डेफिनेशन में यहाँ एटोमाइजेशन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने 2 मोल बॉन्ड तोड़ी है ना। ये 4 टाइम्स ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो गई। ये चीज क्या हो गई बताओ? 4 मोल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या 4 टाइम्स नहीं हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी? वो कितनी आ गई? सबको जोड़ोगे तो 1665 आ जाएगी किलो जूल पर मोल, ऊपर लिखा है। तो अब वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी HCH क्या होगी? सब चारों को जोड़ो, 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347 और बाई 4। क्या यही 1665 है? बाई 4 तो कितना आ जाएगा? 416 आ जाएगा। समझ में आई ना कैसे कैलकुलेशन की? क्योंकि 4 मोल बॉन्ड तोड़े आपने ना यहाँ पे, तो 4 मोल का लिखा हमने, 4 मोल बॉन्ड है। फिर भी ये CH बॉन्ड तोड़े, अभी भी एटोमाइजेशन नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ लिखी मीन हो गई ना। मीन को एटोमाइजेशन लिखोगी। वैसे अगर आप एटोमाइजेशन 4 टाइम्स ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पियाँ लिख दें तो भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 4 टाइम्स ये है तो मीन तो फिर निकलेगा ही ना इसी से। ये लिख सकती हैं एटोमाइजेशन। फिर वो 4 हट के ये मीन आ गया। कितना आया बताओ? 416 किलो जूल पर मोल। बताएं तो क्या मैं ऊपर भी 2 लिख दूं? क्योंकि यहाँ आपने कितने बॉन्ड तोड़े थे? 2, और फिर वही 2 से डिवाइड किया, तब क्या अब ये मीन आ गई? देख लो। तो इस तरीके से मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या आई? डेल्टा AH और कौन सा बॉन्ड? OH। सही पकड़ में आई कि नहीं बात? तो इस क्लास के लिए बॉन्ड एंथैल्पी तक ही रखते हैं, बाकी आगे का काम नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।